नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, यह विषय बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। मैं आज आपके साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, जिसको कि हिंदी में तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहते हैं, पर बात कर रहा हूँ। तरल अथवा एंटीबॉडी संचारित प्रतिरक्षा क्या होती है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, ये सब बिंदु मैं आज के टॉपिक में सम्मिलित कर रहा हूँ। कोई विशिष्ट एंटीजन जब होस्ट की देह के बाहर, पोषक की देह के बाहर या भीतर उद्दीपन उत्पन्न करता है तथा पोषक इसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो यह क्रिया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहलाती है। यह प्रतिक्रिया दो प्रकार से व्यक्त की जाती है: तरल प्रतिरक्षा अर्थात ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मध्यवर्ती प्रतिक्रिया तथा कोशिका मध्यवर्ती प्रतिक्रिया। तो तरल प्रकार की प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मध्यवर्ती प्रतिक्रिया प्राथमिक तौर पर अधिकतर बाह्य कोशिकीय जीवाणुओं, रोगाणुओं, विषाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करती है, जो श्वसन नलिका या आंत्र से प्रवेश कर संक्रमण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा फंगस या कवक, वायरसेस, विषाणु, अंतःकोशिकीय जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, कैंसर आदि से पोषक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तरल प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ह्यूमोरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स एंटीबॉडीज के उत्पन्न किए जाने की क्रिया को 3 स्टेप्स में या 3 पदों में विभक्त किया जाता है। पहला, एंटीजन का पोषक के देह में प्रवेश। एंटीजन वो एजेंट्स होते हैं जो कि फॉरेन प्रोटीन होते हैं और किसी भी होस्ट के शरीर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसको कहते हैं एंटीजन का पोषक की देह में प्रवेश। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और ऊतकों में भविष्य एवं उचित प्रतिरक्षी सक्षम कोशिकाओं के साथ संयोजित होना। कोशिका द्वारा एंटीजन का संसाधन एवं एंटीबॉडी निर्माण क्रिया पर नियंत्रण। एंटीबॉडी का स्त्रवण ऊतक एवं दैहिक तरल में वितरण तथा इसके प्रभाव। एंटीजन उद्दीपन के तुरंत बाद एक लेग प्रावस्था आती है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र में कोई एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती। दूसरी अवस्था लॉग प्रावस्था या लॉग फेज कहलाती है और इसमें एंटीबॉडी विस्तृत रूप से बनती है, विस्तृत होती है और एंटीजन के विरुद्ध क्रिया करती है। तृतीय प्रावस्था संतुलन अवस्था की होती है, जिसमें एंटीबॉडी संश्लेषण व अपचय के मध्य संतुलन होता है। चतुर्थ प्रावस्था पतन की प्रावस्था होती है और इसमें अपचय की क्रिया में वृद्धि होती है तथा
एंटीबॉडी का उत्पादन घटने लगता है। एंटीजेनिक उद्दीपन से उत्पन्न एंटीबॉडी प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है। प्राथमिक प्रतिक्रिया जो उद्दीपन प्राप्त होते ही प्रदर्शित होती है, धीमी, शिथिल एवं अल्पकालिक होती है। इसमें लैग प्रावस्था लंबी होती है। एंटीबॉडी का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है तथा ये अल्पकाल हेतु क्रियाशील होती हैं। द्वितीयक प्रतिक्रिया या सेकेंडरी रेस्पॉन्स तीव्र, शक्तिशाली एवं लंबी अवधि की होती हैं। इसमें लैग प्रावस्था छोटी अथवा अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडी अधिक संख्या में बनती हैं एवं लंबे समय तक क्रियाशील बनी रहती हैं। प्राथमिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनी एंटीबॉडीज में मुख्यतः इम्यूनोग्लोबुलिन M, जिसको कि IgM, तथा द्वितीयक प्रतिक्रिया में इम्यूनोग्लोबुलिन G या IgG होती हैं। लैग प्रावस्था की अवधि एवं एंटीबॉडी की उपस्थिति एंटीजन की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो ये होता है ह्यूमरल एंटीबॉडी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इस विषय पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो यह है, तरल अथवा एंटीबॉडी संचारित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि को विस्तार से लिखिए। तो आपको इसमें तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स या एंटीबॉडी, जिसमें मध्यवर्ती प्रतिक्रिया और कोशिका मध्यवर्ती प्रतिक्रिया, इनको दोनों को समझाना है। तरल प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया एंटीबॉडीज के उत्पन्न किए जाने की क्रिया को 3 स्टेप्स में आपको समझाना है। एंटीजन पोषक के देह में प्रवेश कर वितरण, ऊतकों में भविष्य एवं उचित प्रतिरक्षा सक्षम कोशिकाओं को संयोजित होना, ये समझाना है। कोशिका द्वारा एंटीजन का संसाधन और एंटीबॉडी निर्माण की क्रिया पर नियंत्रण, ये भी बताना है। और तीसरा, एंटीबॉडी का स्त्रवण, ऊतक और दैहिक तरल में वितरण तथा इसके प्रभाव, इसको भी डिस्कस करना है। एंटीजन स्टिमुलेशन के तुरंत बाद एक लैग प्रावस्था और लॉग प्रावस्था, इनको भी समझाना है। तो इस तरीके से ये ह्यूमरल एंटीबॉडी क्या होती है, ये पूर्ण हुआ। आपने इस व्याख्यान को सुना, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।